इंडियन और चाइनीज फॉरेन पॉलिसी। इंडिया और चाइना दोनों ने ही अपने अपने पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छी तरीके से फॉलो किया है। जहां एक तरफ चाइना ने शुरुआत से वन पार्टी सिस्टम को अपनाया हुआ है, तो दूसरी तरफ इंडिया भी अपनी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी पर टिका हुआ है। लेकिन वक्त के साथ दोनों देशों की फॉरेन पॉलिसी में हमें लगातार बदलाव देखने को मिले हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो आजादी के बाद के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में देश ने एकदम अनोखी फॉरेन पॉलिसी बनाई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शांति, सहयोग, डेवलपमेंट और इक्वालिटी के आइडिया पर आधारित एक वर्ल्ड ऑर्डर का सपना देखा था, और वो देश के पहले प्रधानमंत्री होने के साथ साथ देश के विदेश मंत्री भी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात को जानते थे कि सदियों अंग्रेजों की गुलामी के बाद इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की पोजीशन कितनी कमजोर हो चुकी है, और नेहरू इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को उसकी पुरानी टॉप पोजीशन दिलाना चाहते थे। नेहरू का कहना था वो इंडिया को न तो वेस्टर्न ब्लॉक के पाले में डालना चाहते हैं और न ही ईस्टर्न। उनका यह भी कहना था कि अगर इंडिया के पास हथियार नहीं होंगे तो वो लकड़ियों से अपनी लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन किसी भी देश के दबाव में नहीं रहेंगे। अपने फैसले खुद लेने का ये आइडिया और दूसरे किसी भी देश के इन्फ्लुएंस में न रहने की सोच पूर्ण स्वराज के नारे से निकल कर आई थी, जो आजादी से पहले इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स के बीच काफी पॉपुलर था। आजादी के बाद इंडिया के लीडर्स के बीच नॉन वायलेंस यानी अहिंसा और सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर बनने के आइडिया भी काफी अहमियत रखते थे। सन 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ तो उस वक्त दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड था जिसकी लीडरशिप अमेरिका कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ ईस्टर्न ब्लॉक था जिसकी लीडरशिप सोवियत यूनियन के हाथों में थी। उस दौर में आजाद होने वाले ज्यादातर देशों ने अपने अपने फायदे के हिसाब से अमेरिका के वेस्टर्न वर्ल्ड को ब्लॉक किया, सोवियत यूनियन के ईस्टर्न ब्लॉक के साथ जुड़ने का फैसला किया। लेकिन इंडिया ने आजादी के बाद से ही न्यूट्रल रहने का फैसला किया और किसी भी सुपर पावर के ग्रुप के साथ जुड़ने से इनकार कर दिया। इंडिया की न्यूट्रल रहने की इस पॉलिसी ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को जन्म दिया। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इंडिया ने शुरू किया था, जिसका मकसद कोल्ड वॉर के दौरान न्यूट्रल रहने वाले देशों को इकट्ठा करना था। इस मूवमेंट की बदौलत इंडिया ने न्यूट्रल रहते हुए भी अपनी आवाज को इंटरनेशनल स्टेज पर रखना शुरू किया, और उस वक्त भारत एशिया का इकलौता देश माना जाता था जो तरक्की कर रहा था। सन 1962 के युद्ध में चाइना के हाथों मिली हार और सन 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में बदलाव आने शुरू हो गए थे। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर नेहरू की मौत के बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी का असर देखने को मिल रहा था। नेहरू की तरह आइडियोलिज्म यानी आदर्शवादी पॉलिसी बनाने के बजाय इंदिरा गांधी ने जमीन से जुड़ी हुई फॉरेन पॉलिसी बनाना शुरू किया। इंदिरा गांधी की लीडरशिप में भी इंडिया किसी ऐसे एसोसिएशन, सिक्योरिटी या डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं बना जिसकी वजह से इंडिया को अपने फैसले खुद लेने की आजादी खोनी पड़े। इंडिया डिप्लोमेटिक तरीके से दुनिया में सन 1980 के दशक में ज्यादा एक्टिव हो गया, और इसके पीछे इंदिरा गांधी और उनके बेटे राजीव गांधी का किरदार अहम रहा। सन 1990 का दशक आते आते इंडिया ने लिबरलाइजेशन की प्रोसेस शुरू कर दी थी, और दुनिया से कोल्ड वॉर भी लगभग खत्म हो चुका था। इंडिया ने खुद को इंटरनेशनल सिस्टम से दूर रखने की कोशिश बंद कर दी और एक्टिवली इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इंडिया की तरह चाइना भी फॉरेन पॉलिसी के मामले में काफी बदलाव से गुजरा है। चाइना की फॉरेन पॉलिसी भी काफी हद तक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप पर डिपेंडेंट थी। माओ जेडोंग, डेंग जियाओपिंग, जियांग जेमिन
हु जिनटाओ और जी जिनपिंग जैसे लीडर्स के दौर में चाइना की फॉरेन पॉलिसी अलग अलग रही, लेकिन इसके बावजूद चाइना की फॉरेन पॉलिसी में अब तक दो बातें कॉमन देखी गई थीं। इनमें सबसे पहली चीज तो चाइना की फॉरेन पॉलिसी में उसकी ग्लोरियस हिस्ट्री का असर देखने को मिलता है, और इसके अलावा चाइना को 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में विदेशी ताकतों के हाथों जो बेइज्जती झेलनी पड़ी थी, उसका असर भी चाइना की फॉरेन पॉलिसी पर नजर आता है। और ये भी एक वजह है कि चाइना अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करता है और इंटरनेशनल लेवल पर खुद को एक मेजर पावर बनाने के लिए किसी भी दूसरी कंट्री पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। माओ जेडोंग का कहना था कि चाइना का पहला गोल खुद को एक आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ रिलायंट देश बनाना है। चाइना की पॉलिटिक्स में शुरुआत से ही करिश्माई लीडर्स की भरमार रही थी। माओ जेडोंग खुद में ही एक करिश्माई नेता थे, लेकिन उनके बाद चाइना के राष्ट्रपति और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप लीडर बने डेंग शियाओपिंग का कैरेक्टर भी कुछ ऐसा ही करिश्माई था कि उनके आगे किसी और लीडर की एक नहीं चलती थी। माओ जेडोंग और डेंग शियाओपिंग जैसे करिश्माई लीडर्स और चाइना में एक ही पार्टी का राज होने की वजह से देश में फॉरेन पॉलिसी पर दो राय नहीं देखने को मिलती थी और अक्सर पॉलिसी को बनाना और उसको लागू करना काफी आसान होता था। इसके साथ ही देश के अंदर पॉलिटिकल सिक्योरिटी होने का असर देश की फॉरेन पॉलिसी में भी देखने को मिलता था। चाइना की फॉरेन पॉलिसी इंडिया की तरह एंटी इंपीरियलिस्ट और एंटी कॉलोनियल आइडिया से भरी हुई थी, क्योंकि इंडिया की तरह ही चाइना ने भी एक लंबे वक्त तक इंपीरियल और कॉलोनियल ताकतों के हाथ अपने देश की आजादी और रिसोर्सेज दोनों ही गंवाए थे। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना के अंदर अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सफलतापूर्वक काबिज करने के बाद दूसरे देशों में भी अपनी आइडियोलॉजी को पहुंचाने के लिए काम करना शुरू किया और इसे अपनी फॉरेन पॉलिसी में जगह दी। चाइना के कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन को अलग अलग देशों में भी शुरू करने के पीछे चाइना का मकसद दुनिया भर में अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस को बढ़ाना था। चाइना ने जब अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को दुनिया भर में फैलाने की कोशिश की तो उसके नतीजे के तौर पर अमेरिका और उसके साथी देश चाइना के खिलाफ हो गए, जिस वजह से चाइना एक लंबे वक्त के लिए दुनिया भर से अलग हो गया और चाइना के साथ केवल कुछ प्रो कम्युनिस्ट देश ही रह गए थे। जल्द ही पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को इस बात का एहसास हो गया कि इस तरीके की आइडियोलॉजिकल डिप्लोमेसी से उसको इंटरनेशनल लेवल पर बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। सितंबर सन 1976 में माओ जेडोंग की मौत के बाद डेंग शियाओपिंग चाइना के नए राष्ट्रपति बने। डेंग ने चाइना में इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए लिबरल तरीके अपनाने की शुरुआत की थी। डेंग शियाओपिंग की कोशिश थी कि वो चाइना को दोबारा से ग्लोबल लेवल पर एक मजबूत पोजीशन पर ले जाएं और देश को तेजी के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते पर भी आगे बढ़ाएं। डेंग शियाओपिंग की नई पॉलिसी की बदौलत धीरे धीरे ग्लोबल इकोनॉमी में चाइना अपनी जगह मजबूत करता गया और उसने इन्वेस्टमेंट के लिए नए मौके ढूंढने शुरू कर दिए। इकोनॉमिकली मजबूत बनाने की कोशिश में चाइना की फॉरेन पॉलिसी थोड़ी कम रेवोल्यूशनरी होती नजर आ रही थी, लेकिन चाइना का ध्यान अब खुद को इकोनॉमिक पावर हाउस बनाने पर था, जिसके लिए वो थोड़े समझौते करने के लिए भी तैयार था। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की 5वीं जनरेशन के लीडर शी जिनपिंग भी पहले के चाइनीज राष्ट्रपतियों की तरह इकोनॉमिक ग्रोथ पर बहुत ध्यान दे ही रहे हैं, लेकिन वो चाइना को दुनिया की सबसे मजबूत मिलिट्री ताकतों में से एक बनाना चाहते हैं, जिससे चाइना को ग्लोबल लेवल पर उसकी पुरानी पोजीशन वापस दिलाई जा सके। इंडिया और चाइना दोनों ही इंटरनेशनल लेवल पर खुद को एक ताकतवर और अहम पावर बनाना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही देशों में पावर हासिल करने की ये जो भूख है, उसके पीछे की वजह क्या है और दोनों ही देशों में
पावरफुल बनने की ये सोच कैसे विकसित हुई, इसके बारे में हम जानेंगे अगले एपिसोड में।